इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बचपन में बच्चे का बाप के सामने जुर्रत करना उसे नाफरमान बना देता है। यानी जो चीज़ें हम बचपन में हंस कर टाल दिया करते, क्या ये वो वजह तो नहीं जो आज हमारी औलाद हमसे बदतमीज़ी करती है? जो चीज़ बचपन में बुरी नहीं लगती थी, आज हमें वो बुरी लगती है। ऐसे बच्चों के साथ वालिदैन के बिगड़े रिश्तों को बेहतर बनाने संवारने हम लाए हैं ये शो होश और जोश। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि ये नाम होश और जोश क्यों? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे जवान के जोश से ज़्यादा बूढ़े का होश पसंद है। तो इसी सोच को हमने टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी बना लिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब और डॉक्टर तहसीन कासिम अली। इन दोनों को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अपने टॉपिक पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछली बार आप लोगों के जवाबात मुझे ख़ुद बहुत पसंद आए और मैंने सोचा कि मैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी। आज हम देखेंगे एक लड़के की कहानी कि किस तरह उसके डैड के साथ उसके रिलेशनशिप में खटास आ गई है और सार हो गए हैं। तो देखते हैं कि क्या ये हमारी ऑडियंस का भी मसला है या नहीं। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या वक्त हो रहा है? ये कोई वक्त है घर आने का? वो ज़रा मेरे दोस्तों में देर हो गई। क्यों देर होगी? इतने रात लेट आते हो, सोचते नहीं हो कुछ? चलो अब्बा, मैं थक गया हूँ, सोने जाता हूँ। फहद, हाफिज़। फहद, फहद, तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये बना रहा हूँ, खाओगे? वो क्या है ना, तुम्हारी अम्मी ना तुम्हारी खाला को देखने गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, तो दूध उबल गया, अंडे है तो तुम खा लो। अच्छा नहीं अब्बा, मुझे लेक्चर के लेट होता है, मैं जाता हूँ। अरे बेटा रुको, जी इधर आओ। जी। तुम्हारे बाल कितने बड़े बड़े हो गए। हाँ, अरे ऐसा लगता चोटी बांध दे। किस तरह बाल रखते हो? कैसा फैशन है तुम्हारा? अरे अब्बा, यही फैशन, आजकल सब लड़के अपने बाल लंबे लंबे करते हैं। ये फैशन है? जी। अरे हमारे वक्त में ना, हमारे वक्त में लड़कियां, औरतें ऐसे लंबे लंबे बाल रखती थी और लड़के ना ऐसे छोटे छोटे बाल रखते थे। और तुम? अरे अब्बा, आपको कोई नहीं समझा सकता, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाता हूँ। हाँ, कोई नहीं समझा सकता है। हाँ तुम जाओ जाओ, रात में लेट आओ, सुबह लेट जाओ। हाँ अरे अरे उधर से आ रहा है। अरे गोली लग गई मेरे को। फहद, संभाल के। फहद, हाँ मैं आ रहा हूँ। कब अरे से यार। पुकार रहा हूँ तुम्हें। अरे सुनाई नहीं देता है? कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। आपकी आवाज डर जाएगी, शांत रहिए, जोर से कुछ मत बोलिए। अरे कब से बुला रहा हूँ, कल को मर रहा हूँगा तो तुम मेरे मुंह में पानी डालने भी नहीं आओगे। अब्बा आपको ऐसी बातें करके क्या मिलता है? आज एक दिन फ्री था, सोचा थोड़ा गेम खेल लो, तभी भी आके मेरे को सताने आ गए। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होंगे। अरे आधा घंटा खेल लिया, माइंड फ्रेश करने के लिए काफी है। 2-2 घंटे लगे रहते हो। जाओ, मेरा चश्मा बन गया, लेकर आओ। हाँ चला जाऊंगा, दुकान 8 बजे तक खुली रहती है। अरे दुकान कितने बजे तक भी खुले रहे, मुझे क्या, मुझे देखने में अजियत होती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
चाह रहा हूँ संडे को भी घर पे आराम नहीं करने मिलता मुझे। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? अच्छा अब्बा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? क्या काम है? कुछ 2000 चाहिए, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अभी तो मैंने तुमको 500 रुपये दिए थे और 2000 उसकी कीमत समझते हो? कितनी महंगाई का ज़माना है और तुम 2000 रुपये चाहिए? अब्बा 2000 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं है। 2000 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता है। हाँ बेटा, कुछ नहीं आता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। तुम कमाते नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं होता। 2000 में आज भी किसी गरीब के घर में राशन आता है, किसी गरीब के कपड़े बनते हैं, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि कुछ नहीं आता। कभी 100 रुपया कमा के दिखाओ, पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है इसमें। अरे तो कमाऊंगा ना, HSC तो क्लियर करने दो मुझे। क्या मैं सबसे मिलना बंद कर दूं? बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना तो पढ़ता भी था और पढ़ाने भी जाता था और अपने अब्बू की मदद भी करता था। तो आप क्या कह रहे हैं, मैं स्कूल जाना बंद कर दूं और काम करना चालू कर दूं? ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब है मेरी मेहनत की कमाई को समझो। अभी तुमने 500 रुपये लिए थे। तो ये मेरा दोस्त इमरान, वो भी अपने अब्बा से पैसे मांगे, वो तो खुशी खुशी दे देते हैं। पर जब ये आपसे मांगूंगा आप मेरे को हर वक्त लेक्चर सुनाएंगे। हाँ, लेक्चर सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कोई मशीन है कि छापूं और तुम्हें दे दूँ? कैसे भरता हूँ तुम्हारी फीस, कैसे चलता है ये घर, और कितने सारे अखराजात सब उठाता हूँ मैं। वो तो मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। अरे तुम्हारे दोस्तों में उड़ाने के लिए नहीं कमाता हूँ मैं, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कमाता हूँ। उनके पास होगा पैसा उड़ाने के लिए, मेरे पास नहीं है। अच्छा खासा जो भी खर्च को देता हूँ तुम, और तुम्हारे खाने पीने पे खर्च करता हूँ। तुम खाओ पियो ऐश करो, लेकिन तुम इस तरह की इसी फजूल बातें करते हो। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसा? फहद, फहद, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं चाहिए कुछ भी पैसा मुझे। सारी फसाद की जड़ है ना ये फोन है। लाओ मुझे दो। अब वो आप मेरा फोन नहीं ले सकते, मुझे मेरा फोन वापस दीजिए। मुझे मेरा फोन वापस दीजिए प्लीज। बिल्कुल ले सकता हूँ, बाप हूँ तुम्हारा। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मेरा फोन वापस दीजिए। अब्बू बैक ऑफ। और तमीज कहेंगे, जबान दराज। तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो फादर हैं उसको अपने बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं और दोनों के बिल्कुल बीच में इख्तिलाफ बना हुआ है। तो पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ डॉक्टर कि एक ज़माना था जब वालिद के एहतराम में बच्चे जो होते थे नज़र नहीं उठाते थे और सर उठा के बात नहीं करते थे। आज का जो ज़माना है हर छोटी चीज़ में उनको बाप से इशू है और वो आवाज़ भी बुलंद रखते हैं और वो मतलब खुल कर अपना कॉन्फ्लिक्ट सामने रखते हैं। What has changed? What do you think? तो एटलीस्ट इन दिस वीडियो जो हम देख रहे हैं बार बार कि वो फादर एक कांस्टेंट कंपैरिजन रख रहा है। हमारे ज़माने में ऐसे बाल थे, औरतों के ऐसे बाल थे, हमारे ज़माने में तुम्हारी उम्र पे मैं ये कर रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, अपने माँ बाप को मदद भी कर रहा था। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपैरिजन। अभी यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है कि प्रॉबेबली वो फादर का जो एक फाइनेंशियल स्टेटस था या जो फैमिली कंडीशंस थे वो अलग थे और इस बच्चे का जो है वो अलग है। प्रॉबेबली वो एक ब्लैक स्मिथ या जो लोगों को बहुत मेहनत मुशक्क़त से लोहार कमाना जो पड़ता कहते हैं, है, हाँ।
एक लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा, क्योंकि तभी तो उनको वो कह रहे हैं ना कि मैं पढ़ाने भी जाता था, मतलब मैं काम कर रहा था, मैं एक अर्निंग ला रहा था घर पे। बट अब जो आपका बेटा है प्रॉबेबली कोई इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन का बेटा है, जो अपना, जिसके लिए उतना स्टेबिलिटी है। आपने जो अपना बचपन देखा है, अपना सिनेरियो, अपना फैमिली कंडीशन जो देखा है वो अलग है, आपका बच्चा जो देख रहा है वो अलग है। आपने देखा कि मेरे पेरेंट्स मुशक्क़त करके, मतलब एट टाइम्स में भी हमको खाने पीने का पैसा नहीं था और मेरे पेरेंट्स को उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। आपका बच्चा वो चीज़ नहीं देख रहा है, तो आपका जो सिनेरियो था और आपके बच्चे का सिनेरियो है ये बहुत अलग है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे पे इम्पोज नहीं कर सकते। जी। सेकेंडली, द वे द फादर वाज टॉकिंग, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड कि जब आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली एक चीज़ कर रहा है जो आपको नापसंद है, या उसका बिहेवियर में बी जस्ट आप बात कर रहे हो फ़ोन पे लग जाना, या आपसे बेरुखी से बात करना, या आपके जो काम है उसको अहमियत ना देना, मतलब प्रायोरिटाइज ना करना, ये आपको हर्ट कर रहा है, फेयर इनफ। बट वो रिलेशनशिप ऐसा बना क्यों? ओके, दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ समथिंग। सो हाउ डिड यू बिहेव टू योर चाइल्ड कि जब आप घर आए काम पे से थके हारे और आपके बच्चे ने बोला कि अब्बा देखो मेरा ड्राइंग देखो कैसा है, तब आपने कैसे रिएक्ट किया? या जब आपके बच्चे ने बोला कि अब्बा मुझे मे बी एक पेंसिल चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने हर डिमांड पूरी करना चाहिए, बट अगर आप वो टाइम पे उसके लिए अफोर्ड नहीं भी कर सकते थे और आप नहीं भी दिला पाते थे, कोई बात नहीं, बट उस चीज़ को आपने बच्चे को किस तरीके से एक्सप्लेन किया? या जब भी वो बच्चा आपके पास एक प्रॉब्लम के साथ आया, तब आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर सकते तो जब आपका बच्चा बोल रहा था आपको, तो आपने कैसे रिएक्ट किया? तो वो जो एक रिटेलिएशन आप देखेंगे, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो पूरा एहतराम करते हैं अपने माँ बाप का, जो आवाज़ ऊंची नहीं करेंगे, जो अगर उनको डिसएग्रीमेंट होता है तभी भी वो नहीं बोलते हैं और दे विल टेक इट इन। बट इट डिपेंड्स कि आपके रिएक्शंस कैसे रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर्स, बिकॉज दैट हैज़ formed the base of the relationship, that has given, मतलब that is the root, मतलब वो एक झाड़ की जड़ है। तो वो आपके रिएक्शंस जो थे, आपके जो इमोशंस थे, आपके जो वार्मथ और एक्सप्रेशन था अपने बच्चे की तरफ, वो आपका रूट था। तो जो आप बीज बोगे वही तो झाड़ निकलेगा ना। जी जी जी। माँ साहब, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में बताया कि बच्चों के साथ सब्र से पेश आना चाहिए, तो अगर कोई जवान लड़का, देखें जवान औलाद जो होती है माँ बाप का सहारा होती है, अगर वही बगावत पे उतर आए, बदतमीज़ी करे, तो दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा अफसरदा हो जाता है। तो अगर सब्र से बात नहीं बनती बल्कि उसे शय मिलती है बदतमीज़ी करने की, तब क्या करें? देखिए, जो डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि ये जो मसला है वो पहले दिन नहीं हुआ है। ये मसला जो है, अगर इस तरबियत के हवाले से देखा जाए तो इस्लाम जो है तरबियत शुरू करता है इवन इंसान की शादी से पहले। अच्छा। उसके लिए भी वो कहता है कि एक ऐसी फैमिली ढूंढें, जैसे कि ख़ुद जनाब अब्बास की विलादत के सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा कि मुझे एक ऐसी फैमिली में शादी करनी है कि जिससे एक शुजा औलाद मेरी पैदा हो। ब्रेव। यानी कि जो आज के ज़माने में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसे कहा जाता है कि ये तो जेनेटिक है, आपके फादर को डायबिटीज़ थी या मदर को थी, आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम रही है तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। इसी तरीके से तरबियत का मसला है। तरबियत का मसला भी जेनेटिक की तरह है कि जिस तरीके से उसने बच्चे ने अपने बड़ों को या अपने घर में देखा है, जो माहौल देखा है, वो धीरे 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 करके इस शेप में पहुंचा है कि वो आज अपने बड़ों के सामने खड़े होकर इस तरीके से वो बात कर रहा है। आप उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये बदतमीज़ हो गया। नहीं, बदतमीज़ नहीं हुआ है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इस पोजीशन में पहुंचा कैसे है। तब अगर लेकिन उसे शय मिलने लगे बच्चे, अरे माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे, इनको तो जो चाहे सुना दो, तो उनको क्या किया जाए? हाँ, अब उनको किया क्या जाए? देखिए, उनको सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई ना कोई एक आदमी फैमिली में होता है कि जिससे वो ओपन होते हैं। अगर कोई आदमी, यानी उसके साथ अभी भी ताल्लुकात अच्छे हैं, ये एक अच्छी रिलेशनशिप है, अगर वो आदमी इस चीज़ को रियलाइज़ करवाए कि भाई देखो तुम्हारा जो रवैया है तुम्हारे वालिदैन के साथ वो अच्छा नहीं है, तो मुमकिन है कि वो उसके बारे में सोचे कि हाँ, मैंने कहा कि मैंने गलत किया।
गलत किया ये तो रियलाइज़ हो जाएगा, हो सकता है खुद को थोड़ी देर के बाद हो जाए, लेकिन अब खुद वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने रवैये को बदलें। सिर्फ ये एक्सपेक्ट ना करें कि मेरा बच्चा सुधर जाए लेकिन हम ना सुधरें। फॉर एग्जाम्पल घर पे लेट से आता है, जैसे हमने भी देखा कि 10:30 के बाद आया तो फ़ौरन वालिद साहब गुस्सा हो गए। एक दिन जब लेट से आए, बजाय इसके कि गुस्सा हो, उससे पूछे क्या हुआ था। यानी क्योंकि वो जब वो घर में घुसा है ना, उसके जहन में ये है कि आज तो डांट पड़नी है, लेकिन जिस दिन उसको डांट नहीं पड़ेगी उस दिन वो अपने आप से सवाल पूछेगा कि आज अब्बा ने डांटा नहीं, आज अब्बा ने क्यों नहीं डांटा। यानी वो एक लम्हा काफी है उसको अपने बारे में सोचने के लिए, अपने जो उसने जो गलती की है उसको सोचने के लिए। आपने एक मौका तो दीजिए। आप ठीक है हर रोज गुस्सा करते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ना करिए। एक दिन उसको ये गुस्सा न करके आप ये बताएंगे कि देखिए मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, हाउ अबाउट यू, आर यू विलिंग टू चेंज योरसेल्फ। जैसे कि वो लड़के के बाल लंबे हैं तो, या फिर कई बच्चे होते हैं जिनको फटी जीन्स पहनना पसंद होता है, जो हमको जो ट्रेंड समझ में नहीं आते, पर जो कॉलेज गोयर्स होते हैं उनको बहुत शौक होता है वो लोग ट्रेंड में रहें और अपने पियर्स के साथ मैच कर सकें। पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स हम खुद अगर एक फटी जीन्स वाले को देखेंगे, आई विल से व्हाट इज़ दिस, क्या फैशन है ये। हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट कंसिडरिंग कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सभी ऐसे पहन रहे, कैसे हम अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करें? ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, सो प्रॉबेबली जब आप एक टीनेजर थे, आपके टाइम पे ट्रेंड्स अलग थे, या अभी भी एट 30 years of age आपके ट्रेंड्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुरखा दैट यू आर वेयरिंग, और द सैंडल दैट यू वांट टू वेयर, और द बैग दैट यू आर टेकिंग, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अ ट्रेंड। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग अ ट्रेंड, वी आर, बट दैट इज़ फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, वो हमारे नज़रिए से सही है। ओके, तो वो बच्चा जो फॉलो कर रहा है दैट इज़ हिज पर्सपेक्टिव। आप हर टीनेजर को टोन जीन्स में नहीं देखेंगे, हाँ, right? Right. So you will find someone in shorts also, you will find someone who wants to wear only salwar kameez also, and you will find someone who is wearing just normal jeans which is a uni shaded, not even like some पैटर्न simple. नहीं होगा, हाँ एकदम। So every child is different. If you are going for a wedding, आपको पता है, आप एक थोड़ा रफ आइडिया लगा लेते हो, ओके दिस इज़ द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रैटा, वहाँ पे सब मे बी बहुत जैज़ी कपड़े पहनेंगे या जैज़ी मेकअप करेंगे, तो आप उस तरीके से जाते हो। अगर आपको पता है कि ये बहुत मतलब सोबर लोग हैं, इन लोग में सब सादे कपड़े रहेंगे या सारे बुरखे में रहेंगे, आप उस तरीके लिबास से में उस जाएंगे। फंक्शन में जाएंगे। So it is not that only teenagers are following it. We have to understand that we are also following it. अच्छा, Okay. Now, okay, you don't like what your child is doing. But you have to understand your child is not your carbon copy. आपका बच्चा आपका शैडो नहीं है, वो उसकी खुद की एक शख्सियत है। अल्लाह ने दो लोगों को एक जैसा नहीं बनाया है। तो पीयर प्रेशर भी रहता है, या जो पीयर इन्फ्लुएंस रहता है वो दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा रिप्ड जीन्स पहन रहा है तो वो ख़राब है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बेटी हाई हील्स पहन रही है तो वो ख़राब है। नो, दैट डज़ नॉट डिफाइन योर चाइल्ड। व्हाट डिफाइंस योर चाइल्ड इज़ हाउ ही इज़ एज अ पर्सन, द क्वालिटीज़ दैट आर देयर इन अ पर्सन। है ना। लेकिन यही औलाद, मतलब औलाद उनकी कुछ वायरिंग ऐसी होती है, अगर उन्हें ना टोको तब भी माँ बाप को ही ब्लेम करते हैं। आप बड़े थे, आपने क्यों नहीं बताया, हम तो छोटे थे, हमें तो नहीं पता था। तो यानी हमको उनको बताने भी रहना है कि भाई आपको बिल्कुल, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने देखा कि पूरा स्ट्रेस इस बात पे है कि वालिदैन की, पेरेंट्स की, उनके बच्चों के साथ ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो एक बात वहाँ पे भी थी कि फलां के फादर ने जो है 2,000 रुपये दिए थे, जब पैसे मांगते तब जब वो पैसे मांग रहे थे, और आप तो वो मुझे नहीं दे रहे हैं, उनके अब्बा ने तो दे दिया। क्योंकि उसी ने हम ही से सीखा है। जिस तरीके से हमने उसके 60% को हर चीज़ से कंपेयर किए थे, आज वो ये कह रहे हैं कि वो उनको देखिए उन्होंने तो दे दिया। हो सकता है कि मेरे लिए 2,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो, उनके लिए ना हो, तो उन्होंने दे दिया। दोनों को कंपेयर नहीं करना है, ना वालिदैन को अपनी औलादों को। बच्चे क्यों सीखें? क्योंकि वालिदैन ने माशाल्लाह से बचपन से ही कंपेयर करना शुरू किया है। सही बात। जब बचपन से वो चीज़ कंपैरिजन उसने देखा, एंड ऑफ द डे जब उसको मौका मिला तो उसने भी कह दिया कि भाई सही बात। वो भी तो देखिए। जैसे कि अभी बात आती है पैसों की,
माँ बाप बहुत मेहनत मशक्क़त से कमाते हैं, कई बार कितनी बार ना जाने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कई चीज़ें ऑफिस में सुनते हैं, यानी इन शॉर्ट बहुत मेहनत से कमाते हैं। बच्चों को भी हाथ में पैसे चाहिए होते हैं ताकि उनको अपने फ्रेंड्स के सामने कॉन्फिडेंट फील करें या फिर उन्हें लगे नहीं मेरे पास भी पैसे हैं। कई बार बच्चे ना कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड कर जाते हैं जो माँ बाप नहीं पूरी कर पाते हैं। उस सिचुएशन में क्या करें? अब क्योंकि अब हम पूरी नहीं कर रहे हैं तो अब बच्चे को हमसे नाराज़गी हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम वो नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, आउट ऑफ आवर कैलिबर। तब क्या करें? बच्चे मांगेंगे, बच्चे डिमांड्स करेंगे। इवन एज अडल्ट्स वी नीड थिंग्स, वी वांट थिंग्स, बट हम अपने आप को समझा पाते हैं, ठीक है। तो ये जो नीड्स और वांट्स रहती है ये शुरुआत से रहती है, बट जहाँ आपको लगे कि ये अननेसेसरी है, जहाँ आपको लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है और आई कांट डू इट, तो देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बच्चा टेम्पर टैंट्रम करेगा, बच्चा गुस्सा होगा, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उनको तो हमने एक आदत बना दी है ना कि आप जो मांगोगे मैं पूरा करूँगी। Okay, so they have got used to it. So what we can do is we can give them fixed amounts that this is what it is. मंथली पॉकेट मनी जो पॉकेट मनी, चलो आपको, आप छोटे हो, आपको वीक का मैं 100 रुपीज़ दे रही हूँ, यू वॉन्ट दैट टॉय, फेयर इनफ, यू सेव ऑन योर पॉकेट मनी एंड यू बाय इट। गुड आइडिया। आई एम नॉट सेइंग कि अगर बर्थडे है तो आप गिफ्ट मत दो, या बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, गुड रिजल्ट एज कम्पेयर टू हिज ओन प्रोग्रेस, कि पहले अगर 60 लाता है अब 70 लाया है, यू डोंट प्रेज हिम और यू डोंट गिव हिम अ स्मॉल गिफ्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ बच्चे को इम्पोर्टेंस समझने की बात है। अच्छा, इट इज़ एक्चुअली इंडीड अ वेरी गुड आइडिया। हम सबको इसे अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स यू फुलफिल योर विशेस फॉर योर चिल्ड्रन। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको बोलो कि आप अपना ट्यूशन फीस ऐसे भरो या आप अपने ईद के Of कपड़े course, ऐसे खरीदो। yes. नो, वी आर नॉट सेइंग दैट। सो टू इनकलकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, यू टीच, you गिव देम अ बजट, give them a budget, let tell them them you stick to save it up and you take it. जी, Not every बहुत। time for each and everything. किस Money एज से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज़? 7-year-old इज़ फाइन। You can start it even at a younger age. अच्छा, ठीक है। So it is not that we want them to feel great, it is a part of teaching. So when you're talking of the आप मनी का सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश कर रहे हो, या आप समझाने की कोशिश कर रहे हो हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, तुमने इतना खर्च नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट इफ़ यू आर गोइंग टू टीच देम फ्रॉम अ यंगर एज। मतलब कई बार हम घरों में देखते हैं कि जैसे जवान बेटों को खासकर बाप कहते हैं कि निकल जाओ तुम घर से और तुमको यहाँ अब रहने की ज़रूरत नहीं है। असल में वो ये चाहते हैं कि जो ऐशो आराम या जो आसाइशें उन्हें यहाँ मिल रही हैं जिसकी उन्हें कद्र नहीं है, वो बाहर चले जाएंगे तो उनको इसकी कद्र हो जाएगी जब उन्हें सारी खुद पर उन पर पड़ेगी कि हर चीज़ उन्हें ही करना है। पर क्या ये कहना अपनी जवान औलाद को सही है कि तुम इस घर से निकल जाओ और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो? देखिए, ये नौबत तभी आती है कि जैसे कि मैम ने कहा कि जो छोटे से स्पान में जो है इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि अभी तक जो है वालिदैन अपने बच्चों को समझते हैं कि बच्चा है, अभी छोटा है, और ऑल ऑफ अ सडन ये है उसको ट्रीट करने लगे कि आप ये बड़ा हो गया है, तो अब इसको जो है पैसे की भी वैल्यू आनी चाहिए, चीज़ों का भी वैल्यू होनी चाहिए, और अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसे कहा जाता है घर से निकल जाओ। तो ये चीज़ों की ज़रूरत है कि वो शुरू से ही उस चीज़ों की तरफ मुतवज्जे रखें, उसको जो है उसके ध्यान को उस तरफ रखें कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ये प्रिविलेजेस हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वालिदैन ने आपको दिलाया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ें प्रिविलेजेस हैं, ये मामूली नहीं है। जैसे वो फादर भी तो कह रहे हैं तुम्हें लगता है 2000 में कुछ नहीं आता है। 2000 उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि 2000 में लोगों के घर के राशन चलते हैं, और सही बात है चलते हैं। तो जो बात वो अब अपने बेटे से इस एज में पहुंचने के बाद कर रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं कि उसको जाके पर्ची थमा देते हैं कि वो तुम्हें देख रहे हो कितने का राशन आ रहा है, नहीं, उसको ऐसे नहीं करना कि एक एक चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो वो कंट्रीब्यूट करे, जिसके लिए उससे बताया जाए कि हाँ तुम जाओ अपने पैसे से खरीदो। इस चीज़ के ज़रिए वो धीरे धीरे जब वो चीज़ों की कदर और कीमत को समझेगा तो फिर वो जाके उस टाइम पे ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपको ये सब कहना पड़े, ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद मैच्योर होता चला जाएगा। वो जिस ज़माने में है हमसे बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। जैसे कि फ़ोन्स ने बहुत सारे रिलेशनशिप को रूइन कर दिया है। अब हम बच्चों को खुद फ़ोन दिलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उनसे कॉन्स्टेंटली टच में रहना है, कौन सा लेक्चर चल रहा है, क्या क्लासेस चल रही हैं।
टच में रहना है हमसे। अब फिर बाद में हम ही को उनसे इशू होता है कि घर पर आने के बाद घंटों फ़ोन में लगे हुए हैं। कैसे बैलेंस क्रिएट करें कि खुद ही फ़ोन दे रहे हैं, देन उस पर एतराज़ कर रहे हैं। हाउ डू वी बैलेंस इट आउट? So for your question, I have another question. जी, How did we survive a few years back without mobile phones? अब जो Right. चीज़ नहीं थी तो Fair enough. Yeah. So when you are saying that we are giving them, हम उनको फ़ोन दे रहे क्योंकि हमको पता करना है कि कौन सा लेक्चर है, कहाँ है, क्या है. Again, as he said previously, that it is a privilege. It is not your right. It's a privilege. A phone is your privilege. तो अगर आपका स्कूल का बच्चा भी रो रहा है कि नहीं मेरे सब फ्रेंड्स के पास फ़ोन है, मुझे चाहिए, खाना बंद कर दिया, गुस्सा कर रहा है, धमकी दे रहा है, पढ़ाई नहीं करूँगा. इफ़ यू फील इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू स्टैंड फॉर इट. अगर हाँ ओके आपका बच्चा फ्रेंड्स के साथ दूर जा रहा है या आपको लगता है कि जेन्युइनली यू fear फॉर द सिक्योरिटी और देयर इज़ अ सिचुएशन आपको फ़ोन देना है, तो देयर शुड बी लिमिटेशंस ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू गिविंग द फ़ोन. कि बाहर जाते वक्त दे दिया, वापस आए हैं तो आए अब हैं, रख दो फ़ोन। अब रख दो. सो इट इज़ नॉट हिज फ़ोन, इट इज़ नॉट द चाइल्ड्स फ़ोन. वो मेरे बच्चे का फ़ोन है ऐसा नहीं है. पेरेंट्स टेल मी वेरी प्राउडली, अरे लेकिन उसका फ़ोन है ना ऑलरेडी उसके पास, क्या करेंगे. 5th-6th स्टैंडर्ड किस एज में उनसे फ़ोन नहीं लिया जा सकता वापस? हाउ डू वी डिफाइन कि अब तक इसका फ़ोन नहीं है एंड देन सडनली हाँ उसी का फ़ोन है वो. व्हाट इज़ दैट एज? It हाउ डू वी depends डिसाइड? on you whether you trust your child enough that he will not misuse it. See, what is said is 1 to 18 months of age, that is till 1.5 years of age, the screen time for a child should be 0. ज़ीरो. 0. अच्छा. अभी आज का ज़माना है, सो वीडियो कॉल विद पेरेंट्स एंड इफ़ योर पेरेंट इज़ अवे और विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और फॉर सम रिलेटिव, फेयर इनफ. बट अदर देन दैट ये नहीं कि नहीं खा रहा है या बहुत रो रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया या सिर्फ राइम्स चालू कर दिए. चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द लाइट. देयर इज ब्राइट लाइट, देयर इज कॉन्स्टेंट सम चेंज हैपनिंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. देयर इज सम नाइस म्यूजिक गोइंग ऑन, सो दे एंजॉयड दैट बिकॉज एंड दे गेट अट्रैक्टेड, सो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. But we as parents are the first people to introduce it. So even till 2 to 3 years of age, you should not give more than 1 hour of screen time to the child. 1 hour means TV, any electronic gadget, video games, mobile phone, iPad, tab, anything. Okay, and even with that, it should always be supervised. आपको क्या देख पता रहे हो हैं कि उसमें। बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है. कीप अ टाइम पीरियड कि आप इतनी देर से इतनी देर देख रहे हो. यू कैंट कंप्लेन अबाउट समथिंग बिकॉज यू हैव गिवन एक्सेस टू इट. छुट्टी है तो हाँ अरे उनको कुछ करने को नहीं है, बाहर नहीं जा सकते तो, या बाहर खेलने को कोई नहीं है तो वो फ़ोन दे दिया. यही करते हैं हम लोग यूजुअली. This is what we are doing. सब यही So करते we are introducing it to our children. Forget that. Even if not that, then we are sitting on the phone constantly, ये सही है. If you अगर एक नॉर्मल डिनर टाइम या लंच टाइम आप देखें घर में सब अपने फ़ोन पे बिजी है या टीवी चालू है, सारे टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं. तो दिन का एक मील तो आप साथ में कर सकते हैं. एंड ट्राई नॉट टू यूज़ योर फ़ोन. एंड अगेन योर चाइल्ड इज़ टेकिंग यू एज अ मॉडल. तो आप उसको अगर बोल रहे हो कि मोबाइल मत यूज़ करो और आप खुद मोबाइल में लगे हो, देन हाउ आर यू इवन इन अ सिचुएशन टू टेल योर चाइल्ड नॉट टू डू समथिंग. आप दोनों से मैं एक कॉमन और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी. मौलाना साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगी, जी। कई बार वालिदैन हाथ उठाते हैं बच्चों की बदतमीज़ी पर, जवान औलाद को मार देते हैं, जैसे अभी हमने वीडियो में ही देखा. जी। तो क्या ये एक जवान औलाद की बदतमीज़ी को रोकने के लिए उस पर हाथ उठाना सही है? क्योंकि वो बहुत बार अपना हक समझते हैं कि हाँ हमारी औलाद है, हमने मार दिया. जी जी. तो क्या ये सही है मार के उसको कंट्रोल करना? देखिए ये एक बहुत ही गलत तरीक़ा है, ख़ास तौर पे अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं तो. देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि हम जब वालिदैन इस बात की तरफ मुतवज्जह नहीं हो, तो जैसे आपने कहा कि वो मेरी औलाद है, मैं चाहे जो करूँ. आप चाहे जो करें, आपका टाइम जब तक था आपको तब तक आपको जो करना चाहिए था आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया. लेकिन अब वो जो है ना वो एक ऐसी एज में पहुँच गया है कि जहाँ पर उसकी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त है, लोग उसको खुद पहचानने लगे. उसकी ईगो भी हर्ट होती बिल्कुल है कई बार. ईगो हर्ट हो रही है. ये एक बहुत गलत स्टेप है, ख़ास तौर पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मना भी किया गया है. जहाँ तक मारने की बात है, वो इतनी सख्ती से मना किया गया है कि अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को मार देते हैं इस अंदाज से कि
मिसाल तौर पे उसका चेहरे पे अगर मार दिया है या उसके जिस्म पर के हाथों की उंगलियां बन गई तो उसको कफ़ारा देना चाहिए वालिदैन को। मारने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से आप नहीं मार सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पे या उनके जिस्म पर किसी तरीके का कोई फिंगरप्रिंट या कोई निशान बने, तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने बड़े के ऊपर किसी के ऊपर हाथ उठा दिया है तब तो ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। वही चीज़ आपको दुश्मन बना देगी औलाद बिल्कुल, को, ना कि फिर आपसे वो सुधारे जो थोड़ा बहुत जो सुधार आप जो जो थोड़ा बहुत जो आपकी रिस्पेक्ट करता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर जो थोड़ी बहुत जो रिलेशनशिप रह गई है कि अभी आज वो मिसाल के तौर पे ही 17-18 तो वो मजबूर है, कल को वो जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ही इज़ ग्रेजुएट, अगर वो कहीं जॉब करने लगा है कहीं चला, फिर आपको पूछेगा भी नहीं। आपसे जिक्र Absolutely होने agree on each and every point that sir has put ahead. I or in general, even as a therapist, beating is not a solution. Shouting is not a solution. आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो सुधर गया, चाहे वो 4 साल का बच्चा ही है, not a solution. तो हर चीज़ में बातचीत इम्पोर्टेंट है, और जब हम गुस्से में रहते हैं तब कोई सेंसिबल बात नहीं हो पाती। जब हम गुस्से में रहते हैं हमारा टारगेट एक ही रहता है कि सामने वाले को कितना हम कैसे हर्ट कर पाए। तो अगर एक मुश्किलात आई है सामने, अगर एक प्रॉब्लम है, तो इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ी देर के लिए आप हट जाएं एक दूसरे से, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करें, खुद का पर्सपेक्टिव सोचें, उसका पर्सपेक्टिव सोचने का इतना ट्राई करें, बट हमारा जो सोच है हम उसी हिसाब से उसके बारे में सोच पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करें, बात कहाँ से शुरू हुई थी? पैसों से। जहाँ बच्चे ने पैसा मांगा, फादर ने उसको कहा दैट आई ओन एंड आई वर्क वेरी हार्ड टू अर्न, मैं बहुत मुश्किल से कमाता हूँ ऐसे स्पेंड करने के लिए। उसके बाद बच्चा चुप हो गया और मोबाइल में लग गया। फिर एक इम्पल्सिव बिहेवियर फादर की तरफ से आया, वे ही गॉट इरिटेटेड दैट ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, आई एम कॉलिंग हिम आउट, मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ, वो मुझसे देख नहीं रहा है मेरी तरफ। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकला हाथ से मोबाइल छीनने को। राइट। तो हमको अल्टीमेटली ये दिखा कि बच्चे ने हाथ चेस्ट पे रखे बैक ऑफ करने को बोला, बट हमने पूरा एनालाइज नहीं किया। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चा अपनी जगह सही है या बाप अपनी जगह गलत है। यहाँ पे ये है कि कब एक स्टॉप लेना है, कब अपनी इज़्ज़त अपने हाथों में रखनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। व्हाट कुड हैव इजीली बीन डन इज़, एक बार वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया, शांत होके अपनी अपनी जगह पे जाओ, थिंक अबाउट द होल सिचुएशन। जब दोनों का दिमाग ठंडा हो गया, बैठ के उसके बारे में डिस्कस करो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी इन शॉर्ट कि बच्चों को जिम्मेदारी उन पर डाल के दी जाए एज देयर मनी। सेकेंडली उनको हम कोशिश करें कि जब हमें गुस्सा आए तो हम क्यों उन पर हाथ ना उठा दें, उनको कुछ बुरा भला ना बोल दें, तो हम खुद वहाँ से हट जाएं। Certainly, raising hands, raising voice is not really a way of dealing with any problem. It's not going to solve anything. In fact, it will deteriorate the situation. ओके, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आई थिंक मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों से सीखे, एंड आई होप मैं अपनी पेरेंटिंग में भी चेंज ला सकूं, क्योंकि हर चीज़ नाजरीन को नहीं बताई जाती। वो बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं वो भी हमारा शो देखते हैं। मैं ख़ुद आप लोग दोनों से बहुत कुछ सीखती हूँ जब यहाँ आती हूँ। अब देखेंगे हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कि क्या नए मसले हमारे यूथ फेस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उस पर किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। मैं अपने व्यूवर से एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप बजटिंग करें, पॉकेट मनी फिक्स दें और उन्हें बताएं कि नहीं, तुम्हारे जो भी एक्सपेंस है तुम्हें इसमें कवर करना है। मौलाना साहब ने हमें ये बताया कि अगर आप कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को, उनके बेटे को देखो, उनकी बेटी को देखो, तो वन फाइन डे बच्चा आपको पलट कर वही देता है और कहता है कि दूसरे के डैड तो ऐसा कहते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कहते। वो रिवाज शुरू ही ना करें जो घूम कर पलट कर वापस हम पर आए। ये थे हमारे एक्सपर्ट्स जो हमें गाइड कर रहे थे कि किस तरह हमें पेरेंटिंग को अंजाम देना चाहिए। एंड ऑल्सो जैसे डॉक्टर ने बार बार कहा कि हर एक के लिए सेम रूल अप्लाई नहीं होंगे। आप अपनी फैमिली में देखें कि किस तरह से आपको अपने बच्चे के साथ डील करना है। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, और कम्युनिकेशन के डोर्स हमेशा ओपन रखें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो गया है, आप यूट्यूब पर चैनल विन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पलट जा बा
जबान दराज। ओके सर, रेडी? तो उधर से इधर सबके सब अरे दूध का डायरेक्ट टेक कर रहे हैं ना। अच्छा उधर बैक हमारी पोजीशन ही चलेगा, जस्ट एक्टिंग। जाओ अपने कमरे में।